दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दौर था जब अपने देश में जो मुख्य धारा की वामपंथी पार्टियां हैं, उनके बारे में माना जाता था कि सीपीआई, सीपीएम का जो लेफ्ट फ्रंट है, मेनली दो पार्टियां थी और भी बहुत सारे उसमें छोटे समूह थे वामपंथियों के। तो उनका जो लेफ्ट फ्रंट था वो सबसे मजबूत माना जाता था और बंगाल, त्रिपुरा, केरल ये तीन बड़े गढ़ थे वाम मोर्चे के। लेकिन बंगाल के एक तरह से राजनीतिक रूप से ढहने और त्रिपुरा में भी वामपंथियों के बिल्कुल कमजोर हो जाने के बाद केरल सबसे बड़ा मुख्य धारा के वामपंथी दलों का आज माना जाता है कि सबसे प्रभावशाली अभी भी वो एक दुर्ग बचा हुआ है। इस बीच में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां बिहार वामपंथियों के मुख्य धारा के वामपंथियों के दूसरे बड़े प्रभाव वाले इलाके के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन हाल के कई दशकों में सीपीआईएमएल बिहार में सबसे प्रभावी वामपंथी दल के रूप में न केवल उभरा है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी एक राजनीतिक मौजूदगी महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि बिहार के अपने प्रभावशाली कामकाज के कारण वह राष्ट्रीय स्तर पर गठित इंडिया अलायंस उसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में मौजूद है। अब हिंदी क्षेत्र की जो राजनीति है उसमें वामपंथी कितने रिलेवेंट हैं अभी या नहीं है, भविष्य में क्या स्थितियां होंगी, मौजूदा चुनाव जो हो रहा है खासकर बिहार में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है 40 सीटों वाले प्रदेश में, जो देश की सत्ता की राजनीति का एक तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ये कहा जा रहा है कि हिंदी भाषी दो राज्य अगर इंडिया अलायंस के जो घटक हैं ये बेहतर परफॉर्म करेंगे तो शायद शायद मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है उसको रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भी कहा गया। तो आज हमसे बातचीत करने के लिए चुनाव के मुद्दों पर और वामपंथ के भी मुद्दों पर हमारे साथ मौजूद हैं भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, सीपीआईएमएल, उसके जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए नमस्कार। चैनल में। हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहते हैं इस विषय पर कि आप लोगों ने महागठबंधन जो बिहार में कहते हैं, इंडिया अलायंस का एक तरह से बिहार चैप्टर कह सकते हैं आप उसको, आपको क्या लगता है कि आपको जो 3 सीटें केवल मिली हैं, क्या जितनी आपकी आकांक्षा थी या जितने आपके पार्टी के जो नेता हैं, काडर है आपका या जो आपके समर्थक हैं, क्या उसके हिसाब से ये 3 सीटें कुछ कम हैं या पर्याप्त हैं और आप लोग इससे संतुष्ट हैं पूरी तरह? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी पार्टी की बात नहीं है। पूरे बिहार को देखने समझने वाले सब लोगों को लग रहा है कि माले को बहुत कम सीटें मिली है। अगर हम कोई पैरिटी की बात करें, विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है पार्टियों की रिलेटिव, उसकी बात करें तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 19 विधायक कांग्रेस के पास हैं। 19 में इस दौर में 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी में डिफेक्ट करके चले भी गए। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं और माले के पास 12 विधायक हैं और हमें 3 मिली है। तो रेशियो आप देख लीजिए तो कांग्रेस के लिए लगभग 2:1 है, हमारे लिए 4:1 है। तो सबसे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट महागठबंधन में हम लोगों का था या और सीटों के आवंटन के मामले में सबसे लो रेट हम लोगों को मिला है। लेकिन फिर भी इस पूरे बड़ी लड़ाई को देखते हुए हमने फिलहाल इसको बहुत कोई मुद्दा नहीं बनाया। इसको भविष्य के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर, बिहार के जो लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को बिहार से शिकस्त मिले, तो वो जो भाजपा विरोधी बड़ा खेमा है, उनके विजडम के ऊपर हमने छोड़ दिया। आगे बात। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा कि आपका स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ही शानदार था, बल्कि बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें नंबर 2 पर था, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
तो क्या आपको लगता है कि आप उसी तरह का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में रिपीट कर पाएंगे जो मौजूदा सिचुएशन है? अब बिल्कुल हमें तो उम्मीद है। दरअसल बिहार के बारे में लोग जो कह रहे हैं कि 2019 से तुलना कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि 2019 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव था पूरे देश के लिए, और बिहार में भी जो रिजल्ट था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो हमारे लिए 2019 से ज्यादा इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट 2020 का विधानसभा चुनाव है। तो हम बिहार और बिहार के साथ झारखंड को भी इस मामले में जोड़ देंगे। अगर आप दोनों स्टेट को मिला लीजिए, आप पुराना एक ही स्टेट था, दोनों स्टेट मिला करके 54 सीटें हैं, और 54 में अगर 19 के आंकड़ों के हिसाब से चले तो 39 यहाँ और 12 झारखंड में, 51, 54 में 51 सीटें एनडीए को मिल गई थी 2019 में। लेकिन 2019 के ही अंत में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भाजपा की सरकार हार गई, और बिहार में जब एक साल बाद चुनाव हुआ 2020 कोरोना काल में, तो लगभग हम लोग बहुमत के करीब पहुंच चुके थे, लगभग 50-50। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि 2020 से हम लोगों को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। 2020 से आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश जी बीच में इस तरफ आए थे, और नीतीश जी जब चले गए तो एक कोशिश की गई परसेप्शन मैनेजमेंट की, कि नीतीश जी ही थे इंडिया गठबंधन बनाने वाले, विपक्षी एकता के सूत्रधार, और खुद जब चले गए तब विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं रह गया। इंडिया गठबंधन बिहार में टाई टाई फिश, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी। लेकिन बिहार को जानने वाले, देखने वाले लोग बिल्कुल समझ रहे हैं कि बात बिल्कुल उल्टी है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बिहार में नीतीश कुमार जी की फिर एक बार उनकी जो पलटी उन्होंने मारी, तो इससे हमें लगता है कि माहौल दोनों ही राज्य में एनडीए के खिलाफ गया और इंडिया के पक्ष में माहौल बना, दोनों ही राज्य में। इसीलिए मैं तो समझता हूं कि माहौल अच्छा है, और ये माहौल, कुछ लोग ये मानते हैं कि एनडीए के लिए खराब है लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर एनडीए के लिए नुकसान होगा तो बीजेपी भी बच नहीं पाएगी। तो इसलिए ज्यादा नुकसान निश्चित तौर पर हो सकता है जनता दल यूनाइटेड को और लोजपा को उठाना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नुकसान में ही रहेगी यहाँ। तो हमें तो उम्मीद है कि 20 में जो परफॉर्मेंस था उससे हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। आपका ये जो असेसमेंट है कि जैसा कि ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं, दिल्ली में भी जो लोग मीडिया में हैं और या जो लोग सर्वे वगैरह करने जाते हैं बिहार, तो जब लौट कर यहाँ आते हैं तो उनका भी ये कहना है कि जेडीयू और जो रामविलास जी की पार्टी है, चिराग पासवान जिसके अब नेता हैं, तो इनको नुकसान ज्यादा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कम होगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग एक बेस है जिसको आरएसएस ने बनाया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर अपनी जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास गवर्नमेंट है, उसके पास मशीनरी है, उसके आधार पर बनाया। और एक ऐसी पार्टी है जो जिसके पास एक लक्ष्य है, जिसके पास एक राजनीतिक एजेंडा है, जो जेडीयू या चिराग पासवान जी की पार्टी से जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसका एक स्वप्न है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी और उसके आधार पर वो लोगों को मोबिलाइज करती है। तो उसका का जो असेसमेंट है कि बीजेपी ने जहां काम किया है उसमें जेडीयू और चिराग पासवान का जो बेस है वो प्लस कर रहा है, यानी उसके आधार में वो जुड़ रहा है। अगर आपका ये असेसमेंट है कि नहीं, अगर एनडीए को घाटा हो रहा है, एनडीए के इन कंस्टिट्यूएंट्स को भी घाटा हो रहा है, जैसे पलटी मारने के कारण या नीतीश जी की जो छवि जो उसके बाद गड़बड़ और हुई है उसके कारण, तो क्या वो ठोस आधार है या ठोस तर्क या कारण है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी नुकसान का शिकार होगी, सिर्फ जेडीयू नहीं होगा, सिर्फ चिराग पासवान नहीं होंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी को जो पिछले चुनाव में अगर 17 सीटें मिली थी, वो उसका इंडिपेंडेंटली अपने संगठन के बूते पर नहीं मिली थी। एक माहौल था पुलवामा वाला, माहौल को अगर छोड़ दीजिए, बाकी तो गठबंधन का गणित है। तो अगर सिर्फ जदयू और लोजपा को नुकसान झेलना पड़े, तो वो नुकसान तो एक तरीके से प्रोपोर्शनेटली
बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। तो अगर बिहार के कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें, आप पटना या इस तरह के कुछ बड़े शहर को छोड़ दें जहां हो सकता है बीजेपी का अपना इंडिपेंडेंट एक पुराना बेस हो, बाकी कहीं भी हमें नहीं लगता है कि बीजेपी कोई स्वयं संपूर्ण पार्टी है और अपने बूते पर बहुत सारी सीट जीतने की स्थिति में है। अगर इस स्थिति में बीजेपी होती तब तो नीतीश जी को तोड़ के ले जाना, अपने साथ में लाना की जरूरत ही नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, नीतीश जी को साथ में ले आने का मतलब एक लायबिलिटी को भी अपने ऊपर ले लेना। तो जरूर उन्होंने एक एनालिसिस ये किया होगा कि उनको लगा होगा कि कॉस्ट बेनिफिट में बेनिफिट का पलड़ा भारी होगा, कॉस्ट थोड़ा लिमिट में रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि अभी धीरे धीरे भाजपा वाले भी महसूस कर रहे हैं कि कॉस्ट भी ज्यादा महंगा पड़ गया और कुल मिलाकर के नुकसान तो बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि प्रोपोर्शनेटली हो सकता है बीजेपी को थोड़ा कम नुकसान उठाना पड़े और जदयू को और लोजपा को थोड़ा ज्यादा उठाना पड़े। बिहार की राजनीति को जो लोग देखते हैं बिहार में रहकर या बाहर, उनमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके पास आधार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आमतौर पे एक बहुत ही चर्चित एक जुमला हो गया है MY कॉम्बिनेशन। तो ये लोग मानते हैं कि जो MY कॉम्बिनेशन है उसमें अन्य कुछ समाजों को, समुदायों को भी इस बार जोड़ा गया है। उसमें कुशवाहा समाज का नाम लिया जाता है कि उसके भी काफी उम्मीदवार हैं, तो ये थोड़ा बहुत जुड़ा गया है। अन्य लोगों को भी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी जो लोग क्रिटिकली दोनों खेमों को देखते हैं इंडिपेंडेंट होकर, वो मानते हैं कि आज भी जो बैकवर्ड कम्युनिटी का, जिसको एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी कहते हैं, उसका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार से प्रभावित है। क्या उनके पलटी मारने से ईबीसी में क्या डिसोल्यूजमेंट है, कोई मोहभंग है, या चीजें वहीं की वहीं हैं, उसको आपका जो महागठबंधन है नहीं कर पाया है या उसका फायदा नहीं उठा पाया है? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, सिर्फ पलटी मारने की वजह से कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बिहार में किया गया और जो कास्ट सेंसस भी हुए, तो उससे जो बिहार की तस्वीर सामने आई कि बिहार में इतने विकास की बात हुई, लेकिन 33% परिवार 6,000 से कम में गुजारा करने के लिए मजबूर है। और अगर अब 10,000 तक जाए तो करीब 63%, माने लगभग 2/3 बिहार 10,000 से कम मंथली आमदनी पर गुजारा करता है। तो ये जो गरीबी है बिहार की, और ये 20 लगभग 20 साल से नीतीश जी हैं, तो 20 साल के विकास की तमाम बातों, उस विकास के चिराग तले ये गरीबी का बहुत घना अंधेरा है बिहार में। ये रियलिटी है। इसलिए हम लोग अक्सर जब बात करते हैं कि अति पिछड़ी जातियां है, तो हम उसको एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में समझते हैं। हमें लगता है कि ये कास्ट इक्वेशन भी कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ये बदलता है। तो आज तो हमें लगता है कि बिहार के अंदर भी अति पिछड़ी जातियों में भी जबरदस्त रोजी रोटी के सवाल है, उनके मकान के सवाल है, तमाम सवाल जो पूरे देश में गरीबों का है वो बिहार में भी है। दूसरी बात है कि जो इस चुनाव में दो बड़े फैक्टर मैं मानता हूं, एक तो नौजवान, पूरे देश में जो रोजगार का सवाल है, और 20 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा ये जो नौजवानों के रोजगार का सवाल या उनके जो अंदर जो एक तरीके से उनका जो मोहभंग हो रहा है एनडीए से, तो इसको किसी जाति के दायरे में आप नहीं देख सकते। ये पुराने जो स्टैंडर्ड जाति के समीकरण का है अंडरस्टैंडिंग, उसको तोड़ते हुए एक नया, एक अपना ही इक्वेशन बना रहा है। इसी तरह मुझे लगता है कि जो एक बात गांव गांव तक लोगों के बीच में गई है वो है कि संविधान खतरे में है। और ये सिर्फ आरक्षण की वजह से नहीं, संविधान और आरक्षण दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के संविधान खतरे में है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे बढ़ रही है तो पुराना सामंती रोब दाब वो लौट के आ रहा है, तो मनुस्मृति का खतरा बढ़ रहा है। ये जो एहसास, मुझे लगता है कि ये इस एहसास से अति पिछड़ी जातियां अलग नहीं हो सकती। तो ये पूरे जो बहुजन समाज है, दलित बहुजन समाज है, उस समाज को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस बार के चुनाव का जो माहौल है
जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पर देश लड़ रहा है चुनाव, रोजगार, महंगाई का सवाल है, और उसी के साथ साथ लोकतंत्र का, संविधान का सवाल है। और इसके साथ अगर थोड़ा, अगर आधी आबादी का मुद्दा भी अगर सामने थोड़ा आ जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, और अब लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार खुद नारी पर वार कर रही है। वो पूरे गठबंधन, उनके सारे लोग, जो कर्नाटका की खबर आ रही है, जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है, हर जगह, हर राज्य में इसके अपने अपने उदाहरण हैं। तो महिलाएं भी, जो माना जाता था कि मोदी सरकार और नीतीश जी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुझे तो उस वोट बैंक में भी, जिसको भी आप जाति के दायरे में सिर्फ नहीं देख सकते, वो कास्ट को तोड़ करके महिलाओं का अलग एक बनता है, तो वो भी टूट रहा है। इसलिए मुझे तो लगता है कि बिहार में काफी माहौल बदला हुआ है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये बदलाव की गति और तेज होगी, ये धीमी नहीं होगी, धीमी नहीं पड़ेगी, बदलाव और तेज हो जाएगा। अभी हम कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र के कई हलकों में मैं गया, कई निर्वाचन क्षेत्रों में मैं गया, और वहां मैं देखकर चकित रह गया कि संविधान का जो प्रश्न है वो वाकई वहां जमीन तक, बहुत ग्रासरूट लेवल तक गया है। शायद उसकी वजह जब मैंने पता करने की कोशिश की तो लोगों को, हमें लगा कि जो वहां का दलित समाज है, उत्पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, तो उसके यहाँ बाबा साहब की एक तस्वीर है, बाबा साहब के राजनीतिक जो अभियान है, उनकी जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका एक उनके उनके पास एहसास के रूप में स्मृतियां जिंदा है। लेकिन क्या इन जनरल बिहार में आम आदमी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिबरल्स हैं, वामपंथी हैं, प्रगतिशील हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनकी बात छोड़िए, क्या आम आदमी भी ईबीसी कम्युनिटी में या बैकवर्ड कम्युनिटी में क्या ये फील करता है या समझता है कि संविधान पर खतरा किस तरह का है, या ये केवल पढ़े लिखे लोगों के बीच है ना? जो महाराष्ट्र में आप, हो सकता है आपको लगेगा कि ज्यादा रूटेड है वहाँ अम्बेडकर लोगों की स्मृति में, वहाँ की चेतना में, लेकिन बिहार में भी पिछले 3 दशक में हमने लगातार अम्बेडकर के प्रभाव को बढ़ते हुए देखा है, और ये हमें लगता है कि बहुत जरूरी भी था। क्योंकि आज अगर जब सच में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है, अम्बेडकर को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 70 साल पहले, 75 साल पहले ये चेतावनी उन्होंने उस समय दी थी। तो इस समय पे एक तरीके से वो जो आशंकाएं अम्बेडकर की थी वो सही साबित हो रही है। तो ऐसे दौर में अम्बेडकर की प्रासंगिकता बढ़ गई है। लोग अम्बेडकर को सिर्फ पहले एक संविधान निर्माता और एक आरक्षण शुरू करने वाले नेता इसी रूप में देखते थे, लेकिन हमें लगता है कि हाल के दिनों में, अगर हम पीछे थोड़ा लौट के चले जाए, तो रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था, और मोदी सरकार के खिलाफ सबसे पॉपुलर बड़ा मास मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट जिसको मैं कहूंगा, किसानों से पहले, नौजवानों से पहले, वो छात्र आंदोलन था, जिसमें अंबेडकर एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में उभरे थे, रोहित वेमुला की हत्या के साथ साथ। तो ये प्रभाव लेकिन बिहार में बढ़ा है। अब हो सकता है कि कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र से डिग्री में आपको थोड़ा अभी भी कम दिखेगा, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है, और अंबेडकर की मूर्तियां चारों तरफ है, और अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। ये जो सामंती प्रतिक्रिया है, वो जगह जगह अंबेडकर की मूर्ति पर हमले, और फिर अंबेडकर की मूर्ति की रक्षा करना। तो अंबेडकर की मूर्ति और अंबेडकर के विचार और अंबेडकर का संविधान, ये तीनों ही हमें लगता है कि लोगों के सब पास आ गया है कि हमको बचाना है इसको। रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या जिसे कहा गया था, उस पर आपने अभी कमेंट किया। अभी कल ही की बात है और आज खबर छपी है, सारे देश के प्रमुख अखबारों में, मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चा है कि रेवंत रेड्डी साहब की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में, उस सरकार में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी है उस केस में, और रिपोर्ट जो है 2018 की है, जैसा डीजीपी ने क्लेरिफाई किया है, और 2024 के मार्च महीने में उसको सबमिट किया गया। तो 18 की रिपोर्ट को 2024 में मौजूदा सरकार के समय ही सबमिट किया गया, बिना किसी रिव्यू के। क्या ये एक, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं कि एक नहीं, हम पूरे, लोगों ने हाँ, हमने तुरंत ही इसको री इन्वेस्टिगेट करने की मांग की, और हमने देखा कि सरकार ने कह दिया कि इस पर हम री इन्वेस्टिगेट इसको कराएंगे, तो वो बिल्कुल गलत होगा।
अगर उस 18 के क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, और जहां से आज के इस मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा जन उभार की शुरुआत जहां से हुई, जिस घटना से, तो उसको इस तरीके से टेक्निकल ढंग से देख करके एक तरह से न्याय की हत्या हो जाएगी तब तो हमें तो लगता है कि ये सरकार ने अच्छा कहा है कि हम इसको री इन्वेस्टिगेट कराएंगे। और इस पे तो मुख्यमंत्री का भी बयान मेरे ख्याल से आया और डीजीपी का भी बयान आया, और हम लोगों ने तुरंत ही इस पर कहा था कि इसको तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। आप इंडिया अलायंस के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, क्या आपको राहुल गांधी में जो एक उनके अंदर, अगर 10-15 साल की उनकी यात्रा को देखा जाए, ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव उनकी शख्सियत में आया है। वो न केवल एक उनके उनके अभिव्यक्ति में, उनकी बातचीत करने के तौर तरीकों में, बल्कि उनके सोच में, उनके विचार में। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को एक नई कांग्रेस की जरूरत है, या वो मौजूदा पार्टी के साथ ही उनका आगे सफर कामयाब हो सकता है? नहीं, एक तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के अपने विचार यात्रा अगर हम कहें तो उसमें जरूर एक विस्तार हुआ है। 2007, 8, 9, 10 उस दौर को हम याद करें, जिस समय भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस समय भी नियमगिरी में, भट्टा परसोल में हमने देखा था राहुल जी को कुछ पहलकदमी लेते हुए। तो कॉरपोरेट जो कब्जा है देश के पूरे संपदा पर, तो उस पर तो उस समय से ही वो कुछ बोल रहे थे। लेकिन ये जो पूरे रिप्रेजेंटेशन का सवाल, रिजर्वेशन से आगे बढ़ते हुए कि हर तबके को अपना उचित ड्यू और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, ये जो पेंडिंग सवाल है भारत के आधुनिक समाज का, आधुनिक भारत का, तो उस इतने लंबित सवाल को आज वो उसको धीरे धीरे उठाने लगे हैं। तो हमें तो लगता है कि ये एक निश्चित तौर पर शायद उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल और एक तरह से कांग्रेस का एक री इन्वेंशन, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। आज के दौर में एक हद तक कांग्रेस को री एनर्जाइज करना, कुछ री इन्वेंट करना, और तभी हमें लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, तमाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये जो आक्रामक उभार, ये जो फांसीवाद का आक्रामक उभार, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने वैचारिक धाराएं हैं या राजनीतिक वैचारिक धाराएं हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ के समाजवादी, सबके सामने ये सवाल खड़ा कर कि कहीं ना कहीं हम लोगों के कुछ सीमा, हमारे कुछ कमजोरी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने उठाया, और कहाँ कहाँ किन किन सवालों पर उन्होंने फायदा उठाया, और फायदा उठा करके वो आज भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो सभी पार्टियों को, सभी विचारधाराओं को थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। सिर्फ पुरानी बातें करते रहने से नहीं काम चलेगा, आपको कहीं एक और ज्यादा रोबस्ट, इसमें दोनों तरह के विचार दिखते हैं। कुछ लोग थोड़ा पीछे हट करके भारतीय जनता पार्टी की नकल करके, थोड़ा सॉफ्ट हो करके एक तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे तो कोई बात बनेगी नहीं, उससे तो आप और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को, उसकी आक्रामकता को और ताकत दे देंगे। लेकिन एक जो और रोबस्ट और रेजिलियंट एक पूरे वैचारिक राजनीतिक प्रतिरोध और सामाजिक प्रतिरोध की जरूरत है। सिर्फ चुनाव के दायरे में उसको देखने से सीट एडजस्टमेंट और सरकार गठन, क्योंकि वो सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये सवाल भी आपके सामने रहेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि इस दौर में कांग्रेस के सामने भी एक एजेंडा है, एक सवाल है कि कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को एक हद तक री एनर्जाइज करना है, कांग्रेस को री इन्वेंट करना है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन सवालों को वो अपने दायरे में कुछ एड्रेस कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करती है और वहां उन राज्यों में विस्तार करती है, आमतौर पे उनमें कई पार्टियां ऐसी हैं जो या तो खत्म होने के कगार पर हैं या बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। क्या आपको लगता है कि जेडीयू, जो आपके प्रदेश यानी बिहार जहां आपका सबसे अधिक काम है, जेडीयू एक ऐसी पार्टी थी जिसके साथ आप लोगों ने समता पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, सबसे पहला गठबंधन किया था, अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो। आपको क्या लगता है कि जेडीयू का बिहार में और राष्ट्रीय राजनीति में क्या भविष्य क्या है?
नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो जनता दल की जो धारा है या समाजवादी आंदोलन की जो भी धारा है उत्तर भारत में, उसके अंदर जेडीयू ही सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का इसने साथ दिया। बीच में थोड़ा बहुत नीतीश कुमार एक आध बार चले आए, फिर लौट के चले गए, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जेडीयू को ही भुगतना भी पड़ेगा। तो एक तो उसके अंदर एक हिस्सा ऐसा बन गया है जिसकी भाषा, जिसकी राजनीतिक सोच वो काफी भारतीय जनता पार्टी जैसा ही हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये पार्टी को अभी जो लोग कह रहे थे कि नीतीश जी जो वापस चले गए, इसके पीछे एक बड़ा दबाव था कि जो 16 इनके सांसद जीते थे पिछली बार, तो उनको ये खतरा लग रहा था कि भाई अगर हम बीजेपी के खिलाफ रह जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। अब इसीलिए एक तरह से सर्वाइवल के लिए वो बीजेपी के साथ गए। लेकिन बीजेपी के साथ जा करके भी अगर जब उनकी स्थिति अगर बहुत ही कमजोर रह जाए तो उनके सामने भी तो सवाल खड़ा होगा, एक प्रैक्टिकल लेवल पर भी सवाल खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत नहीं कहूंगा कि जेडीयू खत्म होने वाली पार्टी है तत्काल। अब ये जरूर है कि अब नीतीश जी तो लंबे समय तक अब जेडीयू को संभाल नहीं सकते, तो नीतीश जी के बाद पोस्ट नीतीश कुमार जेडीयू, इसको विजुअलाइज करना भी आज थोड़ा कठिन है। तो उस पार्टी को फिजिकली भी विजुअलाइज करना और राजनीतिक तौर पर उसको कैसे बनना है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के इस संकट के साथ साथ जेडीयू में भी एक मंथन जरूर होगा। और हमें तो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह जो सोशलिस्ट स्ट्रीम है उसको भी एक रीअलाइनमेंट के दौर से गुजरना पड़ेगा, कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मजबूत आक्रामक राजनीतिक वैचारिक अवस्था, एक स्थिति आपको अख्तियार करनी होगी। देखते हैं कहाँ तक ये लोग कर पाते हैं। और इसी से पार्टियों का एक तरीके से प्रक्रिया तो चलती रहती है। तत्काल कोई पार्टी एक लंबे समय तक जो रही है वो रातों रात खत्म भी नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ उसकी जड़ रह जाती है। तो देखते हैं, बिहार में काफी रूटेड पार्टी रही है जेडीयू लंबे समय तक, और आगे देखना दिलचस्प होगा कि इसका राजनीतिक भविष्य क्या होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और ये मैं सोच रहा था कि इससे अंत करेंगे। आपकी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं लिया, सीपीआईएम ने भी नहीं लिया, बीएसपी के खाते में भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं गया। कई ऐसी पार्टियां रही हैं भारत में, 4-5, जिनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों देखताओं के लिए कि आप लोग चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बड़े उद्योगपति या बड़े जो लोग हैं वो आमतौर पे कंट्रीब्यूट नहीं करते होंगे। तो व्हाट इज योर मॉडल बिल्कुल। रेवेन्यू, कैसे आप जुटाते हैं पैसा, कैसे खर्च ये तो करते हैं? एक एक रेवेन्यू मॉडल जो हमेशा हम लोग फॉलो करके चलते हैं वो है कि भाई जन सहयोग। और इस बार हमने उसको थोड़ा एक व्यवस्थित करने की कोशिश की। हमने एक 20 रुपए का और कहीं कहीं 50 और 100 रुपए का भी कूपन, तो हमने कहा कि बॉन्ड का मुकाबला हम कूपन से करेंगे। कॉरपोरेट के रिश्वतखोरी, रंगदारी, भ्रष्टाचार का जो पैसा है उसका मुकाबला जनता के गाड़ी कमाई के, उनके जन सहयोग के 20 रुपए। और ये कई, हम तो कम सीटें लड़ रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि पूरे बिहार में घर घर हमारे साथी जाए, और एक तो काफी अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला। और इससे अतिरिक्त भी लोग ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं, 500, 1000 ऐसे देने वाले। ये संख्या पहले इतनी नहीं होती थी। इस बार जैसे संदीप जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं नालंदा से, नीतीश जी के गढ़ में, और छात्रों के नेता रहे हैं, शिक्षकों के नेता हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि छात्र, नौजवान, शिक्षक, ऐसे बहुत कर्मचारी, ये सब लोग 1000, 2000 देने वाले भी, ये संख्या पहले की तुलना में ज्यादा आज के हमारे पक्ष में, कुछ किसान ऐसे लोग भी दे रहे हैं। और हमें तो पूरा भरोसा है कि अल्टीमेटली यही मॉडल आपको खड़ा करना पड़ेगा, और इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा कि चुनाव का खर्च को कम किया जाए। इसके लिए लड़ाई की अभी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए कि पार्टी कैंडिडेट के ऊपर लिमिट है, पार्टियों के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ बोलने से काम नहीं चलेगा कि पार्टियों के ऊपर लिमिट लगाओ। ये जो पूरा एक तरह से लिमिटलेस खर्च है, ये तो चल नहीं सकता है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिखा भी है कि आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट के ऊपर जो एफिडेविट है, जो केसेस है, उसका विज्ञापन आपको देना पड़ेगा। तो केसेस है तो उसका तो एफिडेविट हम दायर कर रहे हैं,
तो हमारे एफिडेविट को इलेक्शन कमीशन पब्लिसाइज करे। हमारे ऊपर ये दबाव डालना कि आप अखबारों में, टीवी में विज्ञापन दो, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जहां 25,000 आपका नॉमिनेशन फी है, आपका 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ ये विज्ञापन देने में कि हमारे ऊपर क्या क्या केसेस हैं। और मैं तो मानता हूं कि भाई किसी भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट या जन आंदोलन के नेता के ऊपर तो केसेस होंगे ही, तो केस मुक्त ऐसे नेता तो मिलेंगे नहीं। तो कैंडिडेट के ऊपर थोड़ा बहुत केसेस हर जगह है और उसका विज्ञापन देना पड़ रहा है। ये सब फिजूल के कुछ खर्च है जो थोप दिया गया पार्टियों के ऊपर, इसको भी छोड़ा जाए। और ये जो पूरे चुनाव में पैसे का इतना बोलबाला है, इसको चुनाव आयोग को भी कम करना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इस पे बात होनी चाहिए देश में। शुक्रिया दीपंकर मौर्य जी, बहुत बहुत आपने मिले संवाद पर बेबाक ढंग से अपनी बातें रखी। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें जरूर अच्छी लगी होंगी। हम फिर इस तरह की बातचीत अन्य नेताओं से भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए उर्मिले संवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।